नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग सब देख रहे हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से साइंस की सीरीज चल रही, उसमें भी हम लोग बायोलॉजी का सेक्शन देख रहे हैं। बायोलॉजी में हमने एक टॉपिक लिया है सेल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देख ली है। जैसे हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में स्टडी करी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखा और उसके अंदर सस्पेंडेड जो सेल ऑर्गेनेल है उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में प्रीवियस क्लासेस में देखा। जैसे हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टडी की, गोल्गी apparatus के बारे में स्टडी की और हम लोगों ने राइबोसोम्स लाइसोसोम्स के बारे में देखा। आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। वो हमारा है न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर पाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है जिसे हम केंद्रक कहते हैं, सेल न्यूक्लियस कहा जाता है। उसके बारे में हम लोग आज इस क्लास में उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो ये जो न्यूक्लियस टर्म होता है, इसका जो लैटिन मीनिंग होता है वो होता है ये सेंटर पार्ट पे पाया जाता है, या एक तरीके से कह सकते हो कि ये पार्ट जो होता है इसका सेंट्रल यूनिट होता है। इसका मीनिंग और ये सेंटर पार्ट पे ही पाया जाता है। जो इसका मीनिंग होता है सेंट्रल यूनिट होती है एक तरीके से। ये पाया कहाँ पे जाया जाता है? तो जनरली ये सेल के सेंटर पार्ट पर पाया जाता है। लेकिन कुछ केसेस में अगर हम देखें तो जैसे प्लांट के केसेस में देखें, एक हम डायग्राम यहाँ पे ड्रा करते हैं प्लांट सेल का। रफली डायग्राम हम लोग देखते हैं क्योंकि हमें पता है कि प्लांट सेल के अंदर एक एडिशनल आउटर मेम्ब्रेन होती है जो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ये सेल वॉल जो होती है वो हमने पीछे भी देखा कि ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है और ये सेल मेम्ब्रेन है। यानी एनिमल सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आपकी फर्स्ट कवरिंग होती है, जबकि जो आपकी प्लांट सेल में होती है वो सेल मेम्ब्रेन आपकी सेकेंड कवरिंग होती है। तो अच्छा, हम लोग ये जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पे होता है और प्लांट सेल के अंदर ये किनारे पे शिफ्ट क्यों हो जाता है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि प्लांट सेल का केंद्रक किनारे पर होता है और एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस या केंद्रक जो होता है वो बिल्कुल सेंटर पर होता है। वो इसलिए होता है कि जो प्लांट सेल्स होती हैं जब वो मैच्योर हो जाती हैं तो मैच्योरिटी जैसे वो गेन करती हैं वैसे उनके अंदर के जो छोटे छोटे वैक्यूल्स जो एक तरीके के सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो एक साथ मिलकर के एक बड़ा सा सेल वैक्यूल बना लेते हैं। और ये वैक्यूल के लोकेशन की वजह से या अपरेंस की वजह से, इसके आ जाने की वजह से ये जो आपका न्यूक्लियस होता है ये प्लांट सेल में किनारे पे शिफ्ट हो जाता है। लेकिन प्लांट सेल एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स का जो साइज है वो बढ़ता नहीं है। बहुत ही छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से एनिमल सेल के अंदर ये जो आपका न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंटर पर पाया जाता है। तो सबसे पहले जैसे हमने सभी सेल ऑर्गेनेल के बारे में जाना कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की और कब की। हमने हर एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में जाना कि उसकी डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की और कब की। उसी क्रम में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में भी जानेंगे कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की और कब की। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। अच्छा, अब ये बात कुछ ऐसा होता है कि न्यूक्लियस जो ये स्ट्रक्चर होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, जनरली सेल्स ऐसी होती है, सामान्यतः कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो जिनके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, जिन्हें हम मोनोन्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, एक्सेप्शनल के केसेस में अपवाद स्वरूप कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं या दो से ज्यादा भी न्यूक्लियस होते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पे, केंद्रकों की संख्या के आधार पर कोशिकाओं के 3 प्रकार होते हैं। 3 क्या 4 प्रकार कह सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसी भी सेल्स होती जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पे कौन कौन सी जो है 4 टाइप्स की सेल्स होती हैं। तो पहली हमारी जो सेल्स होती है वो मोनोन्यूक्लिएटेड सेल होती है, जो जनरली होती हैं, मतलब जिन सेल्स के अंदर एक ही सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे मोनोन्यूक्लियस सेल कहते हैं। और जिस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उन्हें
बाई न्यूक्लिएटेड सेल कहा जाता है। एग्जाम्पल्स के लिए आप देख सकते हैं कि जो लीवर की सेल होती है वह लीवर की सेल बाई न्यूक्लिएटेड होती है, यानी उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियस वो 2 होते हैं, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और कुछ ऐसी भी सेल्स होती है जिनके अंदर मोर देन 2 मतलब 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल्स के लिए अगर हम बात करें तो हमारी जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं या मसल सेल्स हैं, ये हमारी कैसी हैं, ये हमारी मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल हैं, क्योंकि इन सेल के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है वो 2 से ज़्यादा है। और कुछ सेल्स का एक्सेप्शनल अगर हम आरबीसी के बारे में बात करें या कुछ हमारे ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होती हैं जो कैसी होती हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी उन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस जैसी संरचना उनके अंदर दिखाई नहीं देती। तो आरबीसी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि आरबीसी एक ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में। फिगर आपको दिखाई पड़ रहा है, आप इसमें समझ पा रहे हैं कि न्यूक्लियस का यहाँ पे स्ट्रक्चर शो किया गया है। जनरली इसका स्ट्रक्चर समझने के लिए हम लोग क्या समझेंगे कि इसके क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये पाया कहाँ जाएगा, ये आपका प्रोटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होगा। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये आपका डुअल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेल है। जैसा कि हम मेम्ब्रेन के बेसिस पे हर एक सेल ऑर्गेनेल का को देख रहे हैं कि कौन से सेल ऑर्गेनेल डुअल मेम्ब्रेनल हैं, कौन सिंगल मेम्ब्रेनल हैं, या कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। एक हम लास्ट क्लास में एक टेबल यहाँ पर बना दी जाएगी कि कौन आपके डुअल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेल हैं, कौन आपके डुअल मेम्ब्रेनल हैं या कौन सिंगल मेम्ब्रेनल हैं, या कौन आपके जिसमें किसी भी तरीके की नॉन मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेल हैं या कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। उसका हम लोग एक तरफ टेबल बना करके लास्ट क्लास में अपलोड करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या कि यह डबल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेल होता है। इसकी जो आउटर लेयर है और जो इनर लेयर है ये आपकी होती है आउटर लेयर, ये वाली लेयर, और ये आपकी होती है इनर लेयर। आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को बोला जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोला जाता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि इसकी जो आउटर डुअल मेम्ब्रेन है ये आपकी डुअल मेम्ब्रेन है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। फिर उसके बाद में इसके अंदर वाला, अच्छा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है, देखो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ये जैसे हम लोगों ने देखा क्या कि बाहर क्या था आपका साइटोप्लाज्म था जो कि एक मैट्रिक्स था, ठीक। इसके अंदर आपका क्या है, आपका जो मैट्रिक्स है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। ये बात आपको हुई क्लियर। अच्छा अब आप देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, कुछ ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, पोर्स कहते हैं, यानी कि आपके ये केंद्रक के ऊपर जो क्षेत्र उपस्थित होते हैं ये आपको न्यूक्लियर पोर कहे जाते हैं। और इनका काम क्या होता है सेल्स के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है कि सेल के अंदर और जो न्यूक्लियस के अंदर ये जो मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है, यानी कि सेल्स के अंदर या सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो कुछ भी मटेरियल है वह इन्हीं पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर से जो भी मटेरियल्स हैं वो इसी पोर्स के थ्रू बाहर आते हैं। एक तरीके का एक रास्ता होता है जिसके माध्यम से सेल के अंदर और सेल जो न्यूक्लियस के बाहर और न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल का आवागमन या आवाजाही होती है इसी पाथ के थ्रू, इसी रास्ते के द्वारा। तो ये बात आपको समझ में आई न्यूक्लियर पोर्स के बारे में। अब आप देख लीजिए इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो क्रोमैटिन, एक तो आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इसे क्रोमैटिन क्यों कहा गया, क्रोमैटिन जो टर्म है वो किसने कॉइन किया, किसने दिया, और ये क्रोमैटिन जो है इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे। और क्या इसके अंदर होता है, ये न्यूक्लियोलस होता है। तो न्यूक्लियोलस के बारे में हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी किसने की, न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और न्यूक्लियोलस जो होता है उसका काम क्या होता है सेल के
अंदर। और इसके अंदर कुछ न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, कुछ क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स देखेंगे, और उसके साथ साथ में आरएनए के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे, आरएनए के टाइप के बारे में जानेंगे, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है या डीएनए कैसे फॉर्म होता है, ये सारा चीज हम आगे अभी इसके आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, क्रोमैटिन के बारे में, कि क्रोमैटिन हमारा क्या होता है, क्रोमैटिन के बारे में समझते हैं। अब इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्रोमैटिन के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा आपका ये पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो न्यूक्लियोलस के बारे में बेसिक बस थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये न्यूक्लियोलस, ये आपका न्यूक्लियस के अंदर का एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे न्यूक्लियोलस या केंद्री का बोला जाता है। और इसकी डिस्कवरी की है 1774 में फोंटाना नाम के साइंटिस्ट ने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियोलस क्या है। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर का एक सेंटर पॉइंट है जिसकी डिस्कवरी फोंटाना ने की। कब की? 1774 में की। इसका बेसिक बस काम ये होता है कि ये आरएनए, राइबोसोमल आरएनए का प्रोडक्शन यहीं से होता है। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है? राइबोसोम्स। ऐसे राइबोसोम्स की फैक्ट्री क्या है? तो वो हमारा हो जाएगा न्यूक्लियोलस केंद्रिका हो जाएगा। इसकी डिस्कवरी किसने की? फोंटाना ने की। कब की? तो 1774 में की। अब आज जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रोमैटिन के बारे में। अब ये जो क्रोमैटिन होता है ये इसी के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फैला होता है। इसके अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो फैला होता है जिसे कहते हैं क्रोमैटिन। इसका क्रोमैटिन नाम क्यों दिया गया? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्रोमैटिन का जो ये नाम है, ये नामकरण किया फ्लेमिंग ने, इसे क्रोमैटिन कहा। फ्लेमिंग ने इसे क्रोमैटिन क्यों कहा? तो इन्होंने क्रोमैटिन इसलिए कहा क्योंकि ये जो क्रोमैटिन वर्ड है ये क्रोमा वर्ड से मिलकर बना है। अब ये क्रोमा का अर्थ क्या होता है? क्रोमा का अर्थ होता है कलर। इसका मतलब क्या किया फ्लेमिंग साहब ने कि इन्होंने इस क्रोमैटिन को क्या किया, इन्होंने इसको स्टेन किया। कैसे स्टेन किया? तो इन्होंने बेसिक डाई का यूज किया और उस बेसिक डाई में इसको जब देखा, बेसिक डाई में देखा तो इनको ये कलर्ड पार्ट दिखा, या आपने देखा कि इसको ये कलरफुल पार्ट आपको दिखाई पड़ा, यानी इसका स्टेन किया गया जब इसको बेसिक पर। बेसिक इसलिए किया गया क्योंकि ये क्रोमैटिन जो होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं, आरएनए के बने होते हैं जो ऑलरेडी एसिडिक नेचर के होते हैं। तो आपने आज देखा क्या कि जो क्रोमैटिन है, इसका क्रोमैटिन नाम क्यों दिया गया? क्यों? क्योंकि इसका क्या किया गया? स्टेन किया गया, तो ये कलरफुल आपको पार्ट दिखाई पड़ा, इस वजह से इसे क्रोमैटिन कहा गया। अब ये जो क्रोमैटिन होते हैं ये धागे नुमा एक संरचना होती है जो केंद्रक के अंदर पूरी जाल की तरीके से पूरा बिखरा हुआ होता है, और जब इसको कंडेंस किया जाता है तो क्रोमोसोम्स बनता है। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे कि ये जो आपका क्रोमैटिन है ये आपके दो टाइप के क्रोमैटिन होते हैं आपके। एक हमारा होता है यूक्रोमैटिन, एक होता है हेटेरोक्रोमैटिन। इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले आप देखोगे क्या कि जो क्रोमैटिन होता है वो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है, जिसमें 60% डीएनए होता है, 60% आपकी प्रोटीन होती है, 35% आपका डीएनए होता है, और इसमें आपका बचा आरएनए और अदर आपके पार्ट्स या नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी इसमें होती हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें, अगर हम इसकी संरचना देखें, किसकी? अगर हम इसकी क्रोमैटिन की संरचना देखें तो क्रोमैटिन के अंदर क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। तो क्रोमैटिन अगर हम देखें तो क्रोमैटिन का वह पार्ट जिसमें डीएनए पास होने की वजह से या बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं, आप ये देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इसको थोड़ा जूम किया तो यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर डीएनए जो है थोड़ा पास में होने की वजह से ये वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा क्लोज है, ये ज्यादा डेंस है, और ये आपका थोड़ा दूर इसमें है, तो ये थोड़ा इसमें स्पेस ज्यादा है। तो आप ये वाला पार्ट देखेंगे, जिस पार्ट यानी क्रोमैटिन का वह भाग, जो क्रोमैटिन का वो भाग जिसमें डीएनए पास होंगी या उसमें आपका स्पेस कम होगा डीएनए के बीच में, तो वो आपका होगा हेटेरोक्रोमैटिन। और ये जो हेटेरोक्रोमैटिन होता है यह डार्क होता है। डार्क क्यों होता है? क्योंकि जब हम दोनों पार्ट में क्या करेंगे? स्टेन करेंगे या एक तरीके से इसमें डाई में डालेंगे तो ये वाला पार्ट आपका ज्यादा कलरफुल दिखाई पड़ेगा, और आपका जो यूक्रोमैटिन है ये आपका थोड़ा हल्का दिखाई पड़ेगा। इसी के बेसिस पे बोला गया कि जो आपके हेटेरोक्रोमैटिन होते हैं वो आपके डार्क होते हैं, और जो आपका यूक्रोमैटिन होता है वो आपका लाइट मतलब हल्का होता है। जो हेटेरोक्रोमैटिन होता है वो आपका उसमें डीएनए आपके पास में होने की वजह से
वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पास पास में होते हैं। और जो आपका यूक्रोमैटिन होता है, ये आपका यूक्रोमैटिन जो होता है ये आपका लूजली पैक्ड होता है, यानी इसके अंदर जो आपके डीएनए होते हैं या इसके अंदर का जो डीएनए होता है वो आपका लूजली पैक्ड होता है, तो ये आपका होता है यूक्रोमैटिन। तो आपने देखा क्रोमैटिन के दो भाग होते हैं, एक आपका यूक्रोमैटिन और दूसरा आपका होता है हेटेरोक्रोमैटिन। तो जो आपका यूक्रोमैटिन होता है वो लाइट होता है, लूजली पैक्ड होता है, और ये आपका ट्रांसक्रिप्शनली जो होता है एक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि डीएनए से आरएनए जो बनता है, एमआरएनए बनता है, या डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है उसे ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। तो आपका ये वाला जो क्रोमैटिन होता है, जो यूक्रोमैटिन होता है, यहाँ पर आपके कुछ पॉलीमरेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये वाला पार्ट आपका क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। मतलब यहाँ पर आपका डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। और आपका जो हेटेरोक्रोमैटिन होता है वह ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, मतलब यहाँ पर आपका क्या डीएनए से आरएनए नहीं बनता है। तो ये हमने आपको देखा किसके बारे में, हमने आप जाना इसके बारे में, क्रोमैटिन के बारे में और क्रोमैटिन के टाइप्स के बारे में। अब हम जब क्रोमैटिन को कंडेंस करेंगे, पास पास मिलाएंगे, तो बनेगा एक स्ट्रक्चर जिसे कहेंगे क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम से रिलेटेड अब आगे के जो स्टेप हमारा रहेगा वो क्रोमोसोम्स रहेगा। अब हम क्रोमोसोम्स के बारे में जानेंगे। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, अब हम लोग पढ़ते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि क्रोमैटिन के थ्रेड जो होते हैं जब वो कंडेंस हो जाते हैं तो बनते हैं हमारा क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर आता है। अच्छा, ये क्रोमोसोम्स जो होता है इसकी भी डिस्कवरी किसने की और किसने नाम दिया? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन हो जाता है, क्रोमोसोम्स को हिंदी में गुणसूत्र कहा जाता है और इनका बेसिक जो फंक्शन होता है, अभी हम आगे फंक्शन और इसके टाइप्स के बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि इस क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी किसने की? तो स्ट्रासबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने 1875 में क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया। और इसका जो क्रोमोसोम्स नाम है वो वार्लियर नाम के साइंटिस्ट ने 1888 में इसको कॉइन किया, इसका जो नाम क्रोमोसोम्स है वो दिया। तो इस तरीके से आपको दो बातें याद रखना है कि क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी कब और किसने की, और इसका जो नाम है क्रोमोसोम ये किसने दिया। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पर। अब हम लोग आते हैं तो स्ट्रक्चर देखते हैं किसका, क्रोमोसोम्स का। मैंने अभी आपको बताया कि जब आपका क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस्ड होता है तो फॉर्म करता है आपका क्रोमोसोम्स। ये जो क्रोमोसोम्स होता है इसके अंदर एक डीएनए होते हैं, इसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर कंडेंस्ड डीएनए होते हैं। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये आपके क्रोमैटिड होता है, इस पार्ट को क्रोमैटिड बोलते हैं, इसको भी क्रोमैटिड बोलते हैं। ये आपके डिप्लॉयड आपका होता है क्रोमोसोम्स। कभी कभी जैसे गैमेट स्टेज में क्या होता है कि ये आपका जो क्रोमोसोम होता है वो हैप्लॉइड होता है, यानी कि उसके अंदर केवल एक ही क्रोमैटिड प्रेजेंट होता है, तो इसे बोलते हैं हैप्लॉइड। और जब दो आपके हो जाते हैं क्रोमैटिड तो वो बनता है डिप्लॉइड क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स की दो टाइप हो गए, एक आपका हैप्लॉइड, एक आपका डिप्लॉइड। अगर स्ट्रक्चर आपका देखें जनरल, अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो इस वाले पार्ट को बोला जाता है ये आपका है क्रोमैटिड, ये आपका क्रोमैटिड। इन दोनों को एक साथ में सिस्टर क्रोमैटिड बोला जाता है। और ये सिस्टर क्रोमैटिड को एक जगह कोई जोड़ करके जो रखता है या कनेक्ट करके रखता है या एक जंक्शन पॉइंट होता है, उसे बोला जाता है सेंट्रोमियर। क्या बोला जाता है? सेंट्रोमियर बोला जाता है। और सेंट्रोमियर के इधर दोनों साइड में, एक आपका ये और एक इधर आप देखेंगे तो डिस्क लाइक में कुछ प्रोटीनियस स्ट्रक्चर आपको दिखता है, जिसको कहा जाता है क्या? काइनेटोकोर। इसे बोलते हैं काइनेटोकोर। तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम्स के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो पार्ट आपका फील होता है वो मैट्रिक्स होता है, और ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा उसको बोलेंगे क्रोमेनोमेटेड।
निमेटा, क्रोमिनोनिमेटा बोलेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा ये आपका जनरल स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स का। अच्छा आप देखिए क्या ये जो क्रोमोसोम्स में आपका सेंट्रोमियर है जो सेंटर पार्ट पे है, जो दोनों क्रोमैटिड को बांध करके रखता है, इसकी पोजीशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम्स के 4 प्रकार होते हैं, 4 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक हमारा होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स में क्या होता है कि आप देख पा रहे हैं ये आपका आप जो बीच का पार्ट है जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप कहते हैं सेंट्रोमियर। ये आपका जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है ये बिल्कुल सेंटर में होता है। और आपकी ये जो आर्म दिख रही है, ये जो ऊपर की जो आर्म दिख रही है और आपकी जो नीचे की जो आपकी आर्म दिख रही है आपको बराबर आपको इक्वल दिख रही है। इसका मतलब यहाँ पर आपका जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल सेंटर में है। और इस तरीके के क्रोमोसोम को मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। अब अगले वाले स्टेप में देखिए ये आपका सेंट्रोमियर होता है ये थोड़ा ऊपर की तरफ प्लेस हो जाता है, ये लॉन्ग आर्म हो जाती हैं, ये शॉर्ट आर्म हो जाती हैं। तो इसे बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। और कभी कभी आपका क्या होता है इससे भी ज्यादा ये आगे बढ़ जाता है, यहाँ से ज्यादा ऊपर इसकी पोजीशन चली जाती है, तो ये आपका पार्ट ज्यादा हो जाता है जिसे आप एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। और 4 टाइप का जो क्रोमोसोम्स होता है उसमें आपका ये जो आपका होता है सेंट्रोमियर वो बिल्कुल ऊपर की तरफ चला जाता है, बिल्कुल ऊपर, इसे आप कहते हैं टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। इस तरीके से आपने देखा क्रोमोसोम्स के 4 टाइप होते हैं, किसके बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे 4 टाइप्स के क्रोमोसोम्स आपने देखे, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स और टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ये बात हुई हमारी क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स अगर हम बात करें कि फंक्शन क्या होता है, तो इसके फंक्शन के बारे में सट्टन और बोवेरी नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि ये क्या करते हैं, जेनेटिकल मटेरियल को, जीन्स को पेरेंट टू आने वाली जनरेशन में ये इसको ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इसका मतलब छोटे छोटे जो आपके कुछ जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, कैरेक्टर को, ट्रेट को क्या करते हैं, एक जगह से या वन पेरेंट से आने वाली जो जनरेशन है उसमें ट्रांसफर करते हैं। आपने सुना भी होगा, जैसे कहते हैं किसी बच्चे की जो आंखें हैं वो पापा पे गई हैं, या कोई भी बॉडी पार्ट्स का कंपेयर पेरेंट से किया जाता है कि इसकी नाक जो है वो इसकी मम्मी पर गई है, इसकी आंखों का जो कलर है वो पिताजी पे गया है या दादाजी पे गया है या दादी जी पे गया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन वाइज जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है, जो आपके ट्रेट का ट्रांसफर होता है वो आपके जीन्स के थ्रू होता है। तो जीन्स को कैरी करने का काम किसका होता है, क्रोमोसोम्स का होता है। जो मेन फंक्शन क्रोमोसोम्स का होता है, क्रोमोसोम्स के 2 पार्ट होते हैं। क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। मानव में एक सेल के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, क्रोमोसोम का नंबर होता है वो 23 पेयर में होते हैं, 23 जोड़े में होते हैं, जिसमें से उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक पार्ट आपका होता है ऑटोसोम्स, मतलब जैसे सपोज हमने कहा कि ह्यूमन बॉडी की सेल के अंदर 23 पेयर में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट आपका होता है 22 पेयर। 22 पेयर का मतलब हो गया आपका 1 से लेकर के, यानी फर्स्ट क्रोमोसोम से लेकर के आपका 44 क्रोमोसोम्स तक की जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनको कहा जाता है ऑटोसोम्स बोला जाता है, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और जो लास्ट वाला पेयर होता है जिसे 23rd पेयर कहते हैं या 23वां जोड़ा कहते हैं, जिसे हम वो आपका होता है 23rd पेयर आप कह सकते हैं। जो 23rd पेयर होता है उसे आप नंबर में अगर देखेंगे तो 45 नंबर का क्रोमोसोम्स और 46 नंबर का क्रोमोसोम्स, ये जो दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या करते हैं, जेंडर को डिटरमाइन करते हैं, यह लिंग का निर्धारण करते हैं। कैसे करते हैं वो आप देखिए कि जैसे मेल बॉडी होती है, मेल बॉडी की सेल के अंदर
वो जो आपका सेल जो 23rd पेयर आपका एलोसोम होता है, उसका जो आपका क्रोमोसोम्स होता है उसका नाम एक्स और वाई होता है। यानी कि मेल बॉडी में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल बॉडी में 45 नंबर का और 46 नंबर का जो क्रोमोसोम्स होता है, जो आपका एलोसोम होता है, वो एक्स और एक्स होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि जब क्या होता है, जब इंटरकोर्स होता है और मेल सेल, इसका मतलब स्पर्म सेल और ओवम सेल यानी फीमेल सेल जब आपस में फ्यूज होती हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो उससे एक नई सेल बनती है जिसे जाइगोट या युग्मनज कोशिका कहा जाता है। उस सेल के अंदर जब आपका फ्यूजन हो जाता है तो क्या होता है, जो आपका लास्ट पेयर होता है क्रोमोसोम्स का, उसमें अगर मेल बॉडी से एक्स क्रोमोसोम्स आता है और फीमेल बॉडी से भी एक्स क्रोमोसोम्स आता है, दोनों क्रोमोसोम्स जब आपस में मिलते हैं तो इसका मतलब 23rd पेयर जो है यानी 45 और 46 नंबर का जो क्रोमोसोम्स है वो एक्स और एक्स सेम मिल जाते हैं। तब जो बेबी का जन्म होता है वो आपका गर्ल बेबी बॉर्न होती है, यानी कि लड़की का जन्म होता है। और जब मेल बॉडी से वाई क्रोमोसोम्स आए और फीमेल बॉडी से एक्स क्रोमोसोम्स आए, तो जब एक्स और वाई दो क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो क्या बनता है, तब आपका बेबी बॉय बेबी होता है, इसका मतलब लड़के का जन्म होता है। तो यहाँ पर हमारे समाज में एक क्या है, एक हमारी रूढ़िवादी सोच है कि लड़का और लड़की के लिए जो जिम्मेदार है वो माता को माना जाता है, जबकि इसके लिए माता जिम्मेदार नहीं होती। तो एक आप साइंटिफिकल अप्रोच के साथ एक विधिवत आप एक कारण दे सकते हैं क्या, कि माता पिता में जो बच्चे के जन्म को लड़का होगा या लड़की होगी उसका कारण सिर्फ पिता होगा, माता नहीं होगी। उसका कारण आप इसके थ्रू समझें। तो ये हम लोगों ने देखा कि क्या, कि लड़का या लड़की होने के लिए पिता जिम्मेदार होता है, माता जिम्मेदार नहीं होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज क्रोमोसोम्स के बारे में देखा, क्रोमोसोम की डिस्कवरी देखी, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर देखा और क्रोमोसोम्स के कितने टाइप्स होते हैं सेंट्रोमियर के बेसिस पे वो देखा। और हमने देखा कि क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो मानव या ह्यूमन सेल में, मानव कोशिका में कितना होता है तो आपने देखा, और उसके भी आपने देखे दो पार्ट होते हैं। फिर हमने फंक्शन के बारे में बात की। इस तरीके से हमारा जो क्रोमोसोम्स चैप्टर है या क्रोमोसोम टॉपिक है, गुणसूत्र टॉपिक है, वो हमारा क्लियर होता है। आगे हमारा जो न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक आएगा जिसमें हम आरएनए और डीएनए के बारे में ब्रीफ में स्टडी करेंगे। डीएनए और आरएनए के बाद फिर हमारा जो सेल टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग शुरुआत करेंगे किसकी, तब हम लोग शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक की, सेल डिवीजन की। तो इस तरीके से आज अब हम आगे का जो पोर्शन हमारा है वो हमारा रहेगा डीएनए और आरएनए, जो कि अगली क्लास यानी कल की क्लास में हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में डिटेल में देखेंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे होती है, आज का सेशन यहीं पे रुकता है। और आप लोगों से फिर वही है, आप लोगों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, साझा करें और इसे हर एक वो लोग जो लोग स्टडी से कनेक्ट हैं या जो बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो लोग सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं या जो लोग पढ़ने के लिए आए हैं, कनेक्ट हुए हैं, वो लोग अगर जहाँ से साइंस की सीरीज आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। इस तरीके से आप अपने लोगों में ये आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।